हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम टीजीटी 2021 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं 30 क्वेश्चन आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके सामने दिया गया है कि चंद ले लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात ते लजात चंद देखो मैं प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार चला जाएगा बेटा? यहाँ पर जाएगा विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार क्या होता है कि जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां पर कार्य विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैरों के चल रहा और बिना कानों के सुन रहा है, तो क्या ऐसा संभव है? उसी प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों में दिया गया है कि चंद ले लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात ले लजात चंद देखो मैं कौन सा अलंकार चला जाएगा? विभावना अलंकार जाएगा। मैंने बता दिया, जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार के कीवर्ड बता देती हूँ बेटा। जहां पर मनु मानो जनु जानो ये सब देखने को मिल जाए, वहां पर कौन सा अलंकार जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि वक्रोक्ति क्या होता है कि किसी भी बात को कहने का ढंग, यानी कि बात को सीधा सीधा न कहकर टेढ़ा कह दिया जाए, वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुंतक, यानी कि काव्य में वक्रोक्ति को इंपॉर्टेंस आत्मा किसने दी है? ये कुंतक के द्वारा दी गई है। कुंतक के ग्रंथ का क्या नाम था? वक्रोक्ति जीवितम। वैसे सभी अलंकारों के केंद्र में वक्रोक्ति किसके द्वारा माना गया? भामा के द्वारा माना गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। दीपक अलंकार प्रदीप अलंकार का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। किसके अनुसार पूछा गया है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछा गया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के पहले कवि किसको माना था? जो 84 सिद्धों में आते हैं, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना था। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने एक हिंदी काव्य धारा नाम से पुस्तक लिखी है, और सबसे ज्यादा काम सिद्धों के ऊपर किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? 1893 में इनका जन्म हुआ था, और 1930 में ये क्या कर लेते हैं? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण ये अपना नाम बदल लेते हैं। पहले नाम, इनका मूल नाम पूछ लिया जाए तो क्या नाम था बेटा? ध्यान रखना है, केदार पांडे इनका मूल नाम था। लेकिन 1930 में जब ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, तो इन अपना नाम क्या रखते हैं? राहुल सांकृत्यायन रखते हैं। जैसे कि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कौन सा नाम रख लिया था? नागार्जुन। उसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन का पहले नाम था केदार पांडे। बाद में 1930 के बाद जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या नाम रखते हैं? राहुल सांकृत्यायन। सरहपा को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। अब पुष्य कवि को हिंदी का पहला कवि किसके द्वारा माना गया है? शालिभद्र सूरी के द्वारा माना गया है। एक आते हैं पुष्पदंत और एक आते हैं पुष्य कवि। तो पुष्पदंत अलग और पुष्य कवि अलग है, ये बात भी ध्यान रखनी है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना था? गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा माना गया है। अब कबीरदास सब जानते हैं, 1398 में इनका जन्म है। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा जो आती है, उसके महत्वपूर्ण कवि है। और इन्होंने बिज्जक नाम का एक ग्रंथ लिखा तो नहीं था, बट इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इसका संपादन किया था। आगे इसके 3 भाग निकलते हैं, साखी, शब्द और रमेनी। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। और वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है? कबीरदास को। किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। कबीर पुस्तक पूछ ली जाए तो किसने लिखी है? आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और जायसी अगर पुस्तक पूछ ली जाए तो किसने लिखा? विजयदेव नारायण शाही के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे चलते हैं। लोकगीत के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। लोकगीत जनता का संगीत है, बिल्कुल सही है। लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, यही गलत चला जाएगा। और वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। अब आप लोगों को इसका आंसर पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह तो पता होगा कि लोकगीत क्या होते हैं। लोकगीत वो होते हैं जो लोगों में प्रसिद्ध हैं, यानी कि आपके जो त्योहार फंक्शन घर में, जैसे कि शादी वगैरह होती है, पीलिया वगैरह आता है, या कोई और फंक्शन होता है, वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लोकगीत गाए जाते हैं। तो लोकगीत के लिए जो गायन है, उसके लिए बेहद साधना की जरूरत नहीं होती। आपसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमारी जो दादी नानी माँ है, वो सब इनके लिए बेहद साधना की जरूरत नहीं होती, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गीत क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित होते आ रहे हैं। बट अब इनकी परंपरा बहुत ही कम हो गई है। अब आपको पता है कि इनका स्थान किसने ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर सही है।
आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? तो किस कवि के प्रति चला जाएगा भाई? ये चला जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति। कहां से लिया गया? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है और इस निबंध के केंद्र में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इस निबंध के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कौन है? ये छायावाद कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और महादेवी वर्मा भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका, प्रिमिल, गीतिका, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, बेला, नए पति, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या, काकली ये सब निराला के द्वारा लिखे जाते हैं और राम की शक्ति पूजा इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है, बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और वेदना की कवियत्री इनको कहा जाता है। क्यों? किस रचना के कारण वेदना की कवियत्री कहा जाता है? तो नीरजा के कारण। इनकी रचना निहार आती है जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई थी। यामा के ऊपर इनको 1982 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी इनको हमारे हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा से के नाम से जाना जाता है और 1955 में इनको किस रचना के ऊपर हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हित त्रिंगिणी के ऊपर दिया गया था। ये भी बात याद रखनी है। हिम किरीटनी, हित त्रिंगिणी, माता समर्पण ये सब इनके क्या है? काव्य संग्रह है। किसके? माखनलाल चतुर्वेदी के। तो ऑप्शन नंबर 4 मैंने बता दिया, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध एक कुत्ता और एक मैना से यहाँ पर पंक्तियां उठाई गई हैं और इन पंक्तियों इस निबंध के केंद्र में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे चलते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1927 में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा कुआनो नदी, काठ की घंटियां, खूटियों पर टंगे लोग के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और ये कौन सी सप्तक से बिलोंग करते हैं? ये तीसरे सप्तक से बिलोंग करते हैं। नरेश मेहता के द्वारा संशय की एक रात इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुंवर नारायण भी कहां से बिलोंग करते हैं? तीसरे सप्तक से ये बिलोंग करते हैं। कुंवर नारायण के द्वारा आत्मजयी लिखा गया था 1995 में। इस पुस्तक के ऊपर इनको क्या मिला था? व्यास सम्मान दिया गया था। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, जो अभी इसी पेपर में हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर लिखी गई कौन सी रचना है? कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे चले, दिया गया है कि निम्नलिखित में माधुर्य गुण का उदाहरण है। माधुर्य गुण का आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा ऐसा है जो माधुर्य गुण का उदाहरण है। तो कौन सा चला जाएगा भाई? पहला ऑप्शन देखो, सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। तो ये नहीं जाएगा। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, तो ये भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक पंक्ति ये ऊपर आई है, ये पूछ ली जाए किसकी है? तो ये पंत की है। ये किसकी है पंक्ति? निराला की है। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी गुनी। तो इसी में क्या है आपका श्रृंगार क्या दिया गया है ऊपर? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का क्या है? उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। और ये किसकी पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, किसके द्वारा गाई गई है ये पंक्तियां? कही गई है, ये महादेवी वर्मा के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। तो बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर सही है। इसमें क्या चला जाएगा? माधुर्य गुण का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है। हरिगीति का छंद का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, सही है। 16 और 12 पर यति होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अंत में लघु गुरु 15 मात्रा होती है, क्या ये सही है? देखते हैं। और यह मात्रिक विषम छंद है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। यह मात्रिक विषम छंद नहीं है। कौन सा? हरिगीति का छंद। अगर हरिगीति का छंद के बादशाह आपसे पूछ लिए जाए तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत लिखा है, हरिगीति का छंद के बादशाह माने जाते हैं। जब प्रस्तुत उप में अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर कौन सा अलंकार चला जाएगा? वहां पर दीपक अलंकार चला जाएगा। दीपक अलंकार प्रदीप जो अलंकार होता है उसका उल्टा होता है।
आगे चले, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण हैं? सभी शब्द जो बताने हैं जो अविभाव समास के उदाहरण हैं। तो बेशक, मृत्यु पर्यंत, भला मानस, भरसक, देशांतर, हर रोज, आप बीती, प्रत्यागमन। तो बेशक और जो मृत्यु पर्यंत, ये क्या है आपके, ये जो है वो अविभाव समास के उदाहरण है। तो बेशक और मृत्यु पर्यंत अविभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि सुमेलित आपको करना है। श्रुति कटव दोष है, क्लिष्टतव दोष है, च्युत संस्कृति दोष है और ग्राम्यतव दोष है। श्रुति कटव दोष कौन सा होता है? जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्लिष्टतव दोष में कठिन शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। और च्युत संस्कृति दोष में क्या होता है कि जो शब्दों की वहां पर भरमार दे दी जाती है। और ग्राम्यतव दोष में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब ग्राम्यतव दोष पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो, ग्राम्यतव दोष यानी कि लचकते कैसी सुघर, मन हर रही यह कमर। तो घ का क्या चला जाएगा? 3। घ का देखते हैं किस ऑप्शन में 3 है। तो घ का आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है यहीं पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। आगे चले, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की पहचान क्या है? कि क्रिया से बनते हैं। और तदित प्रत्यय क्या होते हैं? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं। तो कृत प्रत्यय यहाँ पर पहचान लो, जो क्रिया से बना है। बाकी जो ऑप्शन बचता है वो तदित प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा। जैसे कि चाल है, पढ़ाई है, झुकाव है, ये सब क्या है? आपके कृत प्रत्यय के उदाहरण है। लेकिन जो पांडित्य है, ये क्या है? तदित प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा। ये संज्ञा से बना है। तो मैंने बता दिया कृत प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा से बने हैं। और तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सॉरी, कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से बने हैं। और तदित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से मिलकर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर गलत है। आपसे गलत पूछा गया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सही संधि विच्छेद नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। यहाँ पर तो इन्होंने मात्र प्लस अंड दे दिया और यहाँ पर मार्तंड दे दिया, तो यहाँ पर ये गलत चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में बै उपसर्ग नहीं है? बै उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किस में बै उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो बै प्लस नाम, बै प्लस खेर और बै प्लस दस्तूर। तो बै प्लस पोती, बै प्लस पोती को जब आप अलग करते हो तो क्या आता है? ये बपोती नहीं आएगा, यानी कोई अर्थ इसका निकल नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है? गलत है। अब यहाँ पर पता है क्या करेंगे बच्चे? अपना जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ना, उसको यहाँ पर मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत मतलब क्या करेंगे? मत कहने का मतलब है कि मतलब इस क्वेश्चन को कहेंगे कि बै प्लस पोती, पोती भी तो है इसमें। लेकिन नहीं बेटा, हमें अपने अनुसार नहीं करना। हमें जो टेक्स्ट बुक है ना, मैंने एक बार एक वीडियो लेक्चर में पहले भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर बै प्लस पोती दिया गया है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उपसर्ग और प्रत्यय की क्या पहचान है? सबसे पहले तो आपको शुद्ध शब्द का पता होना चाहिए। दूसरा, वर्तनी संबंधी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको जब आप इनके टुकड़े करते हो तो जो टुकड़ा किया हुआ शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। आगे चले, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंतर्गत ये कहा गया है। और पूछ लिया जाए कि जो शब्दों का जो अंतरराष्ट्रीय जो रूप है किसमें कहा गया है, यानी कि अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय रूप हम प्राप्त करेंगे या हम प्राप्त करते हैं, ये भी इसी में कहा गया है। 344 में कहा गया है कि जो राजभाषा आयोग का गठन है उसके बारे में बात की है। और 351 में हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा हमें प्रचार प्रसार करना है। अनुच्छेद 342 है, ये राजभाषा अधिनियम से संबंधित नहीं है। आगे चले, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद आपको बताना है। तो कौन सा छंद चला जाएगा? यहाँ पर उलाला छंद का क्या है? ये उदाहरण है। कौन से छंद का उदाहरण है? उलाला छंद का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। दोहा और रोला दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे कि प्रदीप और जो दीपक अलंकार होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगे चले, किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है?
पर उपसर्ग नहीं है, ये बताना है कि सभी शब्दों में। तो पर प्लस उपकार, पर प्लस जीवी, पर प्लस देश, पर तंत्र, ये भी सही है। परा प्लस कर्म, पर प्लस अकर्म नहीं आएगा, यही गलत हो जाएगा। और परा प्लस भूत, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। पर किए और परशाल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया गया, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है। तो प्रेमचंद के फटे जूते में हरिशंकर परसाई ने जो दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते में एक फोटो के माध्यम से ये पूरा जो है व्यंग्य निबंध बुना गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा, जिसमें प्रेमचंद और शिवरानी देवी एक फोटो में बैठे हुए हैं और प्रेमचंद के बाएं पैर का जूता क्या है, फटा हुआ है। ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे चले, निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पेशाची अपभ्रंश से है? पेशाची अपभ्रंश से आपको बताना है कि कौन सी भाषा का संबंध है। तो पेशाची अपभ्रंश से आपकी चली जाएगी लहंदा। कौन सी जाएगी बेटा? लहंदा यहाँ पर चली जाएगी। जब आप जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका क्रम पढ़ते हो, सबसे पहले आपकी संस्कृत आती है, संस्कृत से फिर आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक से फिर आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश निकलती है। अपभ्रंश से फिर अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं, जिसमें आपके आते हैं पेशाची अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश, पहाड़ी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। ये सब पहाड़ी अपभ्रंश नहीं भाई, सोरसेनी अपभ्रंश है। और कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ये सब निकलती है। तो जब पेशाची अपभ्रंश उससे कौन सी निकलती है? उससे जो भाषा निकलती है वो कौन सी निकलती है? लहंदा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चले, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है। राजस्थानी बोली नहीं है, ये आपको बताना है। मेवाती, मालवी, हाड़ौती और मगही। तो कौन सी हो जाएगी? मगही क्या है? राजस्थानी बोली नहीं है। अभी बताया है मैंने, जो मागधी अपभ्रंश है उससे कौन सी निकली है? बिहारी हिंदी निकली है। और बिहारी से फिर 3 उपभाषाएं कह सकते हो, बोलियां कह सकते हो। कौन कौन सी निकली है? जिसमें एक आती है मैथिली, एक आती है मगही और एक आती है भोजपुरी। ये 3 निकलते हैं बिहारी हिंदी से। आगे चले, दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही संधि विच्छेद? तो 1+1 ये क्या हो जाएगा? आपका सही संधि विच्छेद यहाँ पर दिया गया है। नी प्लस ऊन नहीं आएगा, मत प्लस एक क्या नहीं आएगा। यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक दी गई है भाई। महा प्लस ओदार्य ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर सही दिया गया है। 1+1 क्या बना? 1 बना। देवनागरी लिपि के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये सही है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, सही है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगता है, या फिर देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी भारतीय शैली से विकसित हुई है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है। फिर से देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो, देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाएं और लिखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? आपको असत्य कथन बताना है। तो देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ये क्या है? गलत है। अब देखो, देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के आरंभ से मिलने लगता है, ये भी सही है। और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत दिया गया। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, यहाँ पर ये पूछ लिया गया है, तो इस कारण ये क्या है? गलत दिया गया है। आगे चले, कठपुतली कविता के रचयिता है। तो कठपुतली कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली कविता के रचयिता हैं। ऋतुराज के द्वारा क्या लिखा गया है? एक मरण धर्मा और अन्य। कुंवर नारायण के बारे में हमें अभी बात की है। केदारनाथ अग्रवाल 1911 में प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि, इनको केन का कवि भी कहा जाता है। बालेंदु उपनाम से इन्होंने रचनाएं की थी। आगे चले, निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा प्रत्यय नहीं है, ये आपको बताना कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। श्रम प्लस इंदा है, वास प्लस इंदा है, पर प्लस इंदा है, लेकिन गोविंदा में क्या है? इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत है, हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया गया है कि व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन है। व्यभिचारी भाव का मतलब क्या है? संचारी भाव के बारे में आपसे पूछा गया है। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि भरतमुनि की परिभाषा है, अच्छे से याद कर लेना। यहाँ
यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर देगा और वही बात यहाँ पर एग्जामिनर ने कर रखी है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग, दर्शन, निष्पत्ति। व्यभिचारी शब्द का अर्थ क्या होता है? संचारी भाव। और संचारी भाव के लिए भरतमुनि ने किस शब्द का प्रयोग किया था? व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया था। अगर बच्चे को नहीं पता कि व्यभिचारी भाव ही संचारी भाव है और संचारी भाव ही क्या है? व्यभिचारी भाव है, तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को 100% गलत करेगा। तो संचारी भाव क्या होते हैं? जो संचरण करते हैं, एक यानी कि हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह, कहने का मतलब क्या है कि जो स्थायी भाव होते हैं, जब कोई विशेष प्रवृत्ति यानी कि विशेष स्थिति को देखकर जागृत होते हैं, तो वो क्या होते हैं? संचारी भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सही है। ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, सही है। और स्थायी भाव से इनका संबंध सागर और लहर की भांति होता है, ये भी सही है। और ये रस सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। आपसे क्या पूछा गया कि असंगत आपको बताना है, तो ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं, यहाँ पर स्थिर दे दिया गया, जबकि ऊपर पूछा गया कि व्यभिचारी भाव यानी कि संचरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा? गलत है, हो जाएगा। इसके बारे में मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। वज्राहत, वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्राहत में आपको समास बताना है, तो कौन सा समास चला जाएगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास का क्या है? ये उदाहरण दिया गया है। वज्राहत में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। कैदी और कोकिला कविता किसके द्वारा लिखी गई? ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के ऊपर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला मिला था पंत को, दूसरा मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता अगर पूछ ली जाए तो सरोज समर्थी और राम की शक्ति पूजा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता, अभी बताया था मैंने 1955 में इनको हित तरंगिणी के ऊपर हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे चले। वन वितान रवि शशि दियो फल भक सलील प्रवाह, अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु प्रवाह। तो इसमें कौन सा रस चला जाएगा? इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो अवनि है, जो धरती है वो सेज है, हवा जो है वो पंखा कर रही है और मुझे अब किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, तो शांत रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे चले। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना आपको बतानी है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? मेरे बचपन के दिन किसने लिखा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में ये बताते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, जो मेरे से 2 साल बड़ी थी, मेरे से 2 क्लास आगे थी, सुभद्रा कुमारी चौहान का जिक्र है। और इन्होंने पुरस्कार में एक चांदी का कटोरा प्राप्त किया था और उस कटोरे को महात्मा गांधी को ये क्या कर देती है? महात्मा गांधी को दे देती है। साथ में बताती हैं कि मेरी माताजी को गीता पढ़नी अच्छी लगती है और पंचतंत्र मैंने माँ से ही सीखा है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है, 2007 में लिखी थी। 2008 में इस रचना के ऊपर व्यास सम्मान मिला था। और यह रचना क्या है? एक लेखक की आत्मकथा है। इन्होंने स्वयं इस जो आत्मकथा है, एक कहानी यह भी इसकी भूमिका में कहा है कि यह क्या है? एक लेखक की आत्मकथा है। उसने कहा था ये चंद्रदेव शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है, 1914 में लिखी थी और फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति का मतलब क्या है? कि पीछे की अवस्था में लौट जाना, यानी कि यह कहानी 25 साल बाद फिर से कहानी शुरू होती है। इस कहानी में अंतर कितने साल का है? 25 साल का है। और प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिखी गई पहली कहानी यह मानी जाती है और मील का पत्थर इस कहानी को हिंदी कहानी के क्षेत्र में माना जाता है। दूसरा, इसमें लहना सिंह, बोदा सिंह, सूबेदारनी ये सब पात्र होते हैं। लाख की चूड़िया किसके द्वारा लिखा गया? कामतानाथ के द्वारा लिखा गया है। और कामतानाथ अपने गांव के, जो अपने मामा के गांव का जो व्यक्ति है, कौन? बदलू काका, तो उसको बदलू मामा न कहकर क्या कहते हैं? बदलू काका कहते हैं। आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? ये आपको बताना है। तो अर्धमागधी जो सोरसेनी अपभ्रंश, सॉरी, जो अपभ्रंश है उससे कौन सी निकलती है? एक अर्धमागधी निकलती है। अर्धमागधी से फिर क्या निकलती है? पूर्वी हिंदी निकलती है। और पूर्वी हिंदी से फिर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां निकलती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, गांठ बांध लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मागधी की, तो अभी बताया था मैंने मागधी अपभ्रंश से ऊपर क्वेश्चन भी आया था। सोरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से फिर 5 शाखाएं निकलती हैं, जिसमें एक आती है हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। पेशाची अपभ्रंश के बारे में ऊपर बात हो चुकी है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका।
रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का अतीत। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अब एक एक के ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था या प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले यह किस रूप में प्रकाशित किया गया था? इन्होंने एक भूमिका के तौर पर इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, लेकिन ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इस ग्रंथ को संपादित करवाते हैं। और किसने किया था संपादन? श्याम सुंदर दास ने किया था। लेकिन मैंने बता दिया ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें ये 900 कवियों को, 1000 कवि और लगभग 900 वर्षों के इतिहास को इस ग्रंथ में सम्मिलित करते हैं। और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इसको क्या नाम देते हैं? ये वीर गाथा काल नाम देते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नाम करके 3 ग्रंथ लिखे थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, और यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभाजित है। और यह ग्रंथ क्या है? अधूरा है, क्योंकि ये भक्ति काल तक ही इस ग्रंथ को लिख पाए थे। और रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का पहला कवि माना है? अब्दुल रहमान को माना है। ये वो अब्दुल रहमान नहीं है जो 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर का उन्होंने क्या किया था, मतलब एक तरह से बागडोर संभाली थी। ये अब्दुल रहमान अलग है, और इनके द्वारा संदेश रासक नाम का एक खंड काव्य लिखा गया था। बात करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा था? इन्होंने श्रृंगार काल कहा था। और आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? वीर काल कहा था। इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत नाम करके एक ग्रंथ लिखा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ने रीतिकाल का जो नामकरण दिया है, उससे पहले यह नामकरण रामचंद्र शुक्ल सुझा चुके थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस नाम को उठा लेते हैं और फिर क्या करते हैं? हिंदी साहित्य का अतीत में जो रीतिकाल है, उसका नाम क्या देते हैं? क्या नाम देते हैं रीतिकाल का? श्रृंगार काल। और जो आप रीतिकाल पढ़ते हो, जिसमें आपका आता है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 काव्य धाराओं में बांटने वाले भी कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका 2021 का पीवाईक्यू बिल्कुल डिटेल में मैंने सोल्व करवा दिया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बार-बार अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि यह टाइम अब सिर्फ आपका रिवीजन का है। आपने जो नोट्स बनाए हैं पीवाईक्यू, जहां से भी आप लगाते हो, या आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, तो मैंने मेरे द्वारा यहाँ पर पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।